अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल मेरे ऑल व्यूअर्स, हमारे सारे फैंस गिमी टीवी को जो वॉच कर रहे हैं, उन सबको शगुफ्ता लोधी का बाअदब सलाम। और नाजरीन, आज आपके लिए जैसा कि हर प्रोग्राम ही एक ट्रीट की तरह है, लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना है तो इसलिए हमने आज के लिए एक स्पेशल ट्रीट एपिसोड का एहतमाम किया है। और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं और उनका तारुफ क्या करवाना, उनको आप आजकल अक्सर यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स पे देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज से आप फायदा भी उठा रहे हैं। हमारे आज की मेहमान शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अजहर साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से, और CPSP हैं, वाइस प्रेसिडेंट PSIM साउथ पंजाब हैं, और फिजिशियन हैं, मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ हैं। और जब हम बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आज का हमारा शो स्पेशल, हमने सोचा कि हम डायबिटिक फील्ड को टच करें, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स को टच करें, और उसमें हम डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज से हमारे जहाँ जहाँ भी हमारी अपनी कम्युनिटी या जो जो जहाँ जहाँ भी इंसान बैठे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनसे मुस्तफीद होने का मौका दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आई एम रियली ऑनर्ड कि आप हमारे साथ आज गिमी टीवी पे हैं। क्या हालचाल है आपके? Allah ka shukr hai. I'm blessed to be here and in front of you, and thank you very much that you are mediating for many of the people who are very much eager to learn from you, basically, and you are a great doing a great job, basically. Diabetes के हवाले से देखिए बहुत सारे इश्कालात हैं लोगों के दिलों में, और खासतौर पे रमजान शरीफ के हवाले से जानना इतना जरूरी है। जैसे हम ईद के या किसी और त्यौहार की तैयारी करते हैं ना जी, इसी तरह तैयारी करनी चाहिए अगर खुदा ना खास्ता हमें डायबिटीज है, क्योंकि ये बिल्कुल अनयूजुअल सिचुएशन के अंदर से हमने एक महीने के लिए गुजरना है। बाकी 11 महीने भी शुगर के जाहिर है। डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो थोड़ा बीच में ट्रबल देती है। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लेकिन आप चलते जाएं, बात करते जाएं, देखते हैं कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाती है। जी सर। जी बिल्कुल, रमजान में तो डायबिटीज का होता ही है, ख्याल भी रखना पड़ता है। जी अच्छा, उसमें बात यह है कि मैंने अर्ज किया था कि जैसे हम किसी त्यौहार की तैयारी करते हैं, इसी तरह शुगर के मरीजों को रमजान शरीफ से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने क्या छोड़ना है और क्या खाना है। तो हमारे प्रेफरेंसेस जो है डाइट के हवाले से वो बहुत जरूरी है, नंबर 1। जी। दूसरी अनयूजुअल सिचुएशन ये है कि ये इसका जो दौरानिया है वो 15 घंटे से भी तजावज कर जाता है। तो हमने ये देखना है कि जहां पे हमने सुबह खाना है और शाम में खाना है, तो उसी से होनी चाहिए कि ना तो हमें कमजोरी का एहसास हो और ना अनयूजुअल हमारी जो शुगर है वो एकदम फ्लक्चुएट करके ऊपर चली जाए 300-400 के ऊपर, वो बहुत खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब, लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि हेलो जी, आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे देखने वालों को? जी, मैं ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले किसी भी अपने जो फिजिशियन होंगे उनसे मिला जाए, मिलके उनको हिस्ट्री दी जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर पिछले 3 महीनों में कोई अनयूजुअल सिचुएशन में से मरीज गुजरे हैं जिनका एक चीज होती है हीमोग्लोबिन ग्लाइकिया 11 है, तो ऐसे लोगों को हम हाई रिस्क करार देते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जो खुदा ना खास्ता किसी वजह से बेहोशी का शिकार हो, हाइपोग्लाइस। अच्छा, इसी तरह वो मरीज जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वाले होते हैं, जिनको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं,
वो जो सिर्फ इंसुलिन के बगैर वो कंट्रोल नहीं हो सकते। ऐसे बच्चों को बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपने फिजिशियन से पूछना चाहिए कि अगर हम रोजा रखें तो वो किस तरीके से इंसुलिन को एडजस्ट करके देंगे। उसके बाद अगर कोई हमल से हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि जब हमें इस्लाम भी इजाजत देता है, लिबर्टी देता है, तो हमें अपने फिजिशियन से भी राब्ता कर लेना चाहिए और इसमें हमें इसरार नहीं करना चाहिए कि हमने हर हाल में रोजा रखना है। बहुत सारी चीजें इसमें नुकसानदेह हो सकती हैं क्योंकि ये 2 जिंदगियों का मुकाबला है। इसके अलावा एक चीज बड़ी अहम है, वो जिसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन्स की कॉम्प्लिकेशन। खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में किसी को सीबीए हो चुका है, जिसको हम फालिज का अटैक कहते हैं, तो उसको रोजा रखने से पहले 10 दफा सोचना भी और फिजिशियन से राय लेनी। किसी इंसान के अगर दिल मुतासिर हो चुका है शुगर की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे, तो उसको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये कि ऐसे मरीज को अगर उसका हार्ट की जो इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, यानी पंपिंग एबिलिटी, अगर उसकी कम हो रही है तो ऐसे मरीज हमारी बड़ी फेटल हो सकती है, वो किडनी की है। किडनी में इसलिए कहता हूं कि रोजे के दौरान इंसान के जिस्म में पानी की मिकदार भी कम हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन से गुर्दे को भी पानी मिलता है, ऑलरेडी जो डैमेज किडनी होगा वो और डेंजरस हो जाएगा। ये कुछ चंद ऐसी चीजें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है और इसके बाद ये डिसीजन किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें कि जैसे कि मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला, यकीनन आप तो बल्कि इस पे ऑथेंटिक ओपिनियन दे सकते हैं, कि आखिर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डायबिटीज क्यों हो रही है। आप देखें ओवरऑल पूरी वर्ल्ड का अगर हम ग्राफ देखें तो आप बताइए कि कितना है और कौन से नंबर पे है पाकिस्तान। आपने बिल्कुल सही कहा। बड़े मैं दुख से ये बात शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड लेवल के ऊपर 6ठे नंबर पे जा रहा है। यानी आप ये देखें कि पॉपुलेशन में कितने ममालिक हमसे आगे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क होने दुनिया में 6ठे नंबर के ऊपर। आप देखेंगे, अब लिस्ट निकाल लें 150-52 मुल्कों की। अच्छा, इसके अब और मजीद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2025 तक ज्यादा इम्कान ये है कि पाकिस्तान 6ठे से और तरक्की करेगा और ये 4थे नंबर पे आ जाए। ये कितनी डेंजरस बात है। और अगला आपका जो सवाल का हिस्सा है वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें बात ये है कि 2 चीजें बड़ी अहम हैं जिनको शायद जिंदगी गुजर गई हमने समझा नहीं। पहली बात तो ये है कि हम अपने खाने पीने के तौर तरीके इतने ज्यादा मुरवजा रख, शायद कभी हल चलाया करते थे या एग्जर्ट किया करते थे बहुत ज्यादा दिन भर, और वो लेबर करने के बाद फिर वो चिकनाइयां खाते थे, फिर वो चीजें जो थी, जो चूरियां बना के खाते थे, लड्डू बना बना के, और देसी घी इस्तेमाल करते थे और फ्राई चीजें इस्तेमाल किया करते थे और पराठे इस्तेमाल करते थे और लेकिन वो यूटिलाइज भी तो करते थे ना वो सब खाने से। तो अभी जो आजकल ये फास्ट फूड वाला ट्रेंड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस सिलसिले में एक छोटी सी मिसाल ये देता हूं कि जैसे हमारा बैंक का अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में आप पैसे डालते जाएं। जी जी, बैंक में जब पैसे जाएंगे तो जमा होते जाएंगे। हमारे मुल्क में जी जितने तवातर से, जितनी फ्रीक्वेंसी से हमारे मुल्क के अंदर फूड आउटलेट्स खुल रहे हैं, हर मेरा ख्याल है 50 कदम के फासले के ऊपर नया आउटलेट खुल रहा है। मुझे आप बताइए, क्या उसके मुकाबले में हमारे पास 50 कदम के फासले पे क्या कोई हेल्थ क्लब बने? हमें तो चाहिए था कि अगर हम इस काम में तरक्की कर रहे थे तो हमें हेल्थ क्लब भी उतने ही बना लेने चाहिए थे, ताकि हम अगर वो खा भी रहे हैं तो उसे कंज्यूम भी कर सकें। हमारे पास कोई घरों के अंदर ऐसा निजाम नहीं है जो कि हम अपना एक खुद से ऐसा सिलसिला बना सकें कि जिसमें हम रेगुलर एक्सरसाइजेस कर सकें। आप यकीन करें, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तो होती है ना कि हम वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, दूसरा ये कि हम जॉगिंग करें, तीसरा हमारे पास ऑप्शन घर के अंदर होती हैं। बाहर के मौसम के तगय्युरात को अब छोड़ दे, आगे गर्मियां आने वाली है, लू चलेगी, हमारे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलना, क्योंकि एक्सट्रीम बहुत होती है हमारे मुल्क के अंदर। या सर्दी है तो बहुत सर्दी है, गर्मी है तो बहुत गर्मी। अब सर्दी में भी हम नहीं निकल पा रहे, गर्मी में हम नहीं निकल पा रहे, बारिश हो गई है हम नहीं निकल पा रहे।
आंधी आ गई, हमने निकल पा रहे, तो कब निकलेंगे? अपनी खाने पीने के तवातर में तो हम कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन काश हम अपने घरों के अंदर, किसी बेसमेंट के अंदर, ऊपर किसी जगह एक छोटा सा हम एक ऐसा जिम बना लें जिसके अंदर हम एक्सरसाइजेस रेगुलर करें, जिससे हम कैलोरी रिक्वायरमेंट अपनी जो है उसको निकाल सकें। इस मौके पे चूंकि ये बात चल रही है आपकी कंज्यूम करने की, तो जी मैं एक्सरसाइज की 2-3 चीज आपसे डिस्कस करूंगा। एक श्योर होती है, उसको श्योर हम डॉक्टर। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, एक होती है उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, और एक होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। ओके। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हम उसको कहते हैं जिसमें टोन तो कांस्टेंट है और हम उसके यानी उसकी लंबाई को छोटा बड़ा कर रहे हैं। उसकी मिसाल ये, जैसे हमने हाथों में एक छोटे से डंबल उठा लिए, उसको हम फ्लेक्स कर रहे हैं अपने बाजुओं को और जी सीधा कर रहे हैं, जी इसका मतलब है उसकी लेंथ को हम कम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस ज्यादा मुफीद होती हैं एज कंपेयर टू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें हम हाथ तो लंबा कर रहे हैं सही लेकिन वजन अपने हाथों पे बढ़ाए जा रहे हैं, टोन हमारी बढ़ रही है। ओके। टोन बढ़ाते हैं वो लोग जिन्होंने अपना मसल्स बना के और लोगों को दिखाने होते हैं, बुनियान पहन के, मोटरसाइकिल पर बैठ के और खूबसूरत सा चश्मा लगा के, वो दिखाने वाले मसल्स हैं, ठीक है ना? सही। इसके मुकाबले में अगर हम अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जिसके अंदर हमारे बाजू इकट्ठे भी हो रहे हैं, इसी तरह हमारी टांगे इकट्ठी हो रही हैं, दूर जा रही ये। और तीसरी ये किस्म डॉक्टर की साहब ये स्ट्रेचेस होती हैं, जैसे स्क्वाट्स होती हैं, स्ट्रेचेस, इस तरह की जी, एक्सरसाइजेस ना? अच्छा, इसके हाँ बाद हम जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में आपसे शेयर करूंगा वो इससे भी ज्यादा अहम है। आइसोकाइनेटिक वो होती है जिसमें स्टीरियोटाइप एक्टिविटी आप बार बार रिपीट करते हैं। उसकी मुराद ये है, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, हम्म। अब साइकिलिंग के अंदर आप एक खास स्पीड के ऊपर रख के, आप इवन जिम के अंदर भी साइकिलिंग कर सकते हैं, जी तो यू गो ऑन रिपीटिंग योर एक्सरसाइज विद द सेम टोन, आप और लगे हुए हैं बार बार, इससे आपका स्टेमिना ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे हार्ट को मौका मिलेगा, क्योंकि हार्ट का काम है पंप करके उसकी सप्लाई जिस्म की पूरी करना। अब अगर हमारे पट्टे तेजी से हरकत कर रहे हैं बार बार, तो वो पंप करेगा उसको, और पंप करने से बार बार उसकी हार्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, तो वो जो हार्ट है एक तरह से डेली बेसिस के ऊपर चेक हो जाएगा। और इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज जिसको कोलैटरल सप्लाई कहते हैं, जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी, एक खेत है, उसके जी अंदर एक फसल उगी हुई है, आपने उसके अंदर पानी चारों कोनों से छोड़ा है, ठीक है। अगर उसकी मिट्टी नरम और भुरभुरी है तो, और नीचे भी है, तो आखिरकार सेंटर तक उसके पानी की सप्लाई आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर वो पत्थर की तरह दरमियान वाली जमीन हो चुकी है और वो थोड़ी ऊंची भी है, तो वहां तक पानी नहीं पहुंचता। यही हालात हमारे हार्ट के, हमारा सही हार्ट नॉर्मली एक नरम चीज है, तो जब हम सही। इसको बार बार एक्सरसाइज करेंगे, दिल को बजाते खुद चलने के लिए भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए ना, जरूरत होती तो है। जब वो ब्लड की सप्लाई आप उसको बढ़ाते हैं, पंपिंग करते हैं, तो बार बार वो उसकी इन्फ्यूजन बढ़ती है और आपका दिल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। इसको हम आइसोकाइनेटिक या कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। अगर ये आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हर बंदा रेगुलरली, तो उसका तरीका ये है कि हफ्ते में आप 3 दिन आप पैदल चल लें। उसके लिए आपके पास आजकल स्मार्ट वॉचेस होती हैं, आप मिनिमम 10,000 स्टेप्स रखें, इसके 10,000 कदम से कम अगर आप चलते हैं तो उसको हम कार्डियो नहीं कहेंगे। हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होती, आप समझे दिल को कोई फायदा नहीं। आप स्लो स्लो चले जा रहे हैं, दिल को कोई फायदा नहीं है। मुमकिन है आपके मसल्स बेहतर हो रहे हैं, आपके टेंडन्स बेहतर हो रहे हैं, बोन्स को फायदा हो रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि एक्सरसाइज के बारे में हमें अपना जहन बनाना पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो काम जो हमारे अपने बस में सुबह दोपहर शाम है, वो हमारा अपना हाथ है, वो हमारी चॉइस ऑफ डाइट है। हम क्यों नहीं अपनी हैबिट्स बना लेते कि हमने खाना ही वो है जो हेल्दी हैबिट्स का हिस्सा हो जाए? क्यों ना हम इसको अपने मुरवजा तरीकों से हट जाए? खुदा का नाम है, जिस तरह किसी ने कहा था कि रोजे पहले फर्ज हुए थे, पकौड़े बाद में फर्ज हुए। अब सही। हालात ये है, जिस अफ्तारी के अंदर हमें पकौड़े, पकौड़े ना समोसे, मिले, आप रोल बिल्कुल सही और कह इस रहे तरह हैं। की, और बच्चों को बिल्कुल सही आजकल कह जिस तरह है पिज्जा वगैरह बनाना, ये चीजें जब तक शामिल ना हो, तो हाँ बच्चे और बड़े ये समझते हैं कि शायद रोजे का हक अदा नहीं हुआ, और सुबह खौफ के मारे ज्यादा खा रहे हैं कि पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। सुबह सही। बेतहाशा पराठे चल रहे हैं और क्रीम चल रही है, मक्खन उसके साथ है, और फिर मीठी मीठी चीजें साथ खा रहे। अब मुझे बताएं इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? देखें, आप किसी भी एवरेज में मुसलमान की बात कर रहा हूँ, हम्म। आप उसका वजन रमजान शरीफ के शुरू होने से पहले कर लें और रमजान शरीफ खत्म होने के बाद कर लें,
ईमान का तो मुझे नहीं पता बढ़े कि ना बढ़े, लेकिन वजन जरूर बढ़ जाता है। बहुत अच्छी बात आपने की है। मुझे हंसी भी आ रही है, तो लेकिन डॉक्टर साहब आपने बात बहुत अच्छी की है कि ईमान का तो हमें नहीं पता, वजन बढ़ जाता है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे आप बताइए हमने क्या फायदा उठाया इसका। अब देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त स्टडीज हो चुकी हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को दुनिया एक हिस्सा बना चुकी है। आप नेट पे कभी जाके ये सर्च करें इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या और इसकी अहमियत क्या है, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया अपना वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है, दुनिया अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही है, दुनिया अपने कैंसर सेल को मारने के लिए, याद रखिएगा ये बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग करवा रही है। और ये स्टडीज दुनिया में मौजूद है कि जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की उनके जो एबनॉर्मल सेल्स थे बॉडी में, सबसे पहले उसको एनगल्फ कर लिया हमारे नेचुरल किलर सिस्टम में जो हमारा इम्यूनिटी का हिस्सा है, उन्होंने उनको खा पी के। अच्छा, इसी तरह वो एक्सरसाइजेज जो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देती, आप समझें कि आपने कुछ मजेदार काम नहीं किया, वो एक्सरसाइजेज जिसके अंदर आप फील करें कि अब थोड़ा सा आपको स्ट्रेच भी करना पड़ रहा है, उसके अंदर भी हमारे वो तमाम सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं जो एबनॉर्मली बिहेव करने लगते बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने गाइडलाइन दी। अच्छा, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां हमारी एक लफ्ज बोला जाता है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इन दोनों चीजों से, एक तो एक्सर्ट करने से और दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से, और आप रूनी तौर पे तो हमें फायदा होता ही होता है, इससे बड़ा और क्या फायदा होगा। तो ये जो रमजान शरीफ है ये मुसलमानों की बेहतरीन मिसाल है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, कितनी आपने बड़ी ही मुफीद इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज दी। अब मैं चाहूंगी हम थोड़ा सा रोशनी आपसे दिलवा लें जरा, ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं डॉक्टर साहब, आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम यहाँ पे इंग्लैंड में डिफरेंट कम्युनिटीज को मिलते हैं और उनमें भी ये उतने ही कॉमन है जितने कि ये बैक होम अपने हमारे एशियंस में कॉमन है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है वहां पे टाइम ऐसा हुआ है कि नेट पे सारे लोग जब बैठ जाती हैं शाम के टाइम पे तो नेट ट्रबल दे देता चीजों से मिलकर बनती है। है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा खैर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो मैं भी बात कर सका मैं अर्ज कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर सही, नहीं तो बाकी बातें बहुत है करने के लिए, नहीं फिर कोई से नहीं, कभी। अभी आप अच्छा, इसका अब जो बताइए आपने आप। डिप्रेसिव डिसऑर्डर अच्छा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जहां तक बात है ना, उसमें आप चार चीजें हमेशा जहन में रखें। इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने जो पोटेंशियल रखा हुआ है, वो सबसे पहले अगर हम एक पिरामिड की शक्ल में देखते हैं तो सबसे पहले एक पी क्यू उसको हम कहते हैं, यानी हमारा जो फिजिकल कोशेंट है। फिजिकल कोशेंट है कि जब जैसे आपके कमरे में एक बंदा एंटर होता है और आप कहते हैं माशाल्लाह बहुत हेल्दी बॉडी है देखने में। और अच्छा, अब अगला सवाल है दूसरा, वो ये कि एक आदमी फिजिकली तो फिट है लेकिन इमोशनली लेबाइल है। मुझे बताएं ऐसे इंसान का इस मुआशरे के लिए क्या फायदा? ये तो नुकसानदेह है। वो बाहर निकलते किसी के साथ उलझ पड़ेगा, किसी को मुक्का लगाएगा, किसी की केचातानी का, किसी के साथ शाउट करे। इसका मतलब हमारी पर्सनालिटी का जो दूसरा मेकअप है, दैट इज द इमोशनल क्वेश्चन। हमें अपने इमोशनल क्वेश्चन को भी स्टेबल रखना। सही, ठीक है, एक फिजिकल आ गया, एक इमोशनल क्वेश्चन आ गया। तीसरा कंपोनेंट जी, तीसरा होता है हमारा सोशल क्वेश्चन। सोशल क्वेश्चन ये है कि हमारे रवैये अपने मुआशरे के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर, घर के अंदर, दोस्तों के अंदर, अहबाब के अंदर और मेल जो रखने वाले लोगों के साथ हमारे रवैये कैसे हैं, लेन देन कैसा है, अखलाक हमारा कैसा है, हमें हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे अंदर कर्टियसनेस कितनी है, हम लोगों को बर्दाश्त कितना करते हैं। तो ये चीजें सारी की सारी हमारी सोशलाइजेशन का हिस्सा है। में आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बिहेवियर्स एंड ऑल हम रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करने के सही
और डॉक्टर साहब चौथा? ये हमारी पर्सनालिटी के साथ लगे जी, उसको हम AQ कहते हैं। यानी अगर किसी भी इंसान की एडवर्सिटी कोशेंट कैसा है, एडवर्सिटी ये है कि जिंदगी गुजर रही है बड़े आराम से सुबह से शाम तक, लेकिन एकदम बीच में जंप करके एक नया मसला पैदा हो गया। अब आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी सलाहियत रखते हैं, दिस इज कॉल्ड एडवर्सिटी कोशेंट। तो जितनी जिसके अंदर सलाहियत ज्यादा होगी उतना उसके स्ट्रीमलाइन वर्किंग में एक्सेल करने का चांस ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आखिरी बात जो है वो इन सब से ऊपर है, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट कैसा है। आपसे मैं एक छोटी सी बात कहूं कि देखें, एक इंसान जिस्मानी तौर पे ठीक है, एक इंसान सोशली बहुत अच्छा है, एक इंसान इमोशनली बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी हो गई, पूरी कायनात उसके साथ है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है वो कहता है कि नहीं, अब मुझे किसी और ताकत की जरूरत है। सही। अब उसके अंदर अगर वो ताकत का यकीन मौजूद है, जिसको हम स्पिरिचुअल कोशेंट कहते हैं, तो वो इंसान कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है। जैसे मतलब मुझे किसी इंसान से प्यार है तो वो इंसान मेरी कमजोरी बन जाता है, लेकिन अगर मुझे मेरे अपने क्रिएटर से प्यार है, अल्लाह से प्यार है, तो वो अल्लाह मेरी ताकत बन जाता है, वो मेरी कमजोरी नहीं बनती। ये जरा गौर तलब बात है। तो हमारी जो ताकत की चीजें सारी की सारी है, कुछ वो है जो हमें विजिबल है, वो हमारे सारे कोशेंट जो मैं बता चुका हूँ 4 इससे पहले वो है, और 5वां जो सबसे ऊपर है वो स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट है हमारा। तो मैं समझता हूँ जिस मुआशरे के अंदर एक खुदा के ऊपर यकीन मौजूद है किसी भी शक्ल में, तो आप समझे उसके पास एक स्पिरिचुअल पावर मौजूद है, तो वो इंसान जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ये दुनिया वालों के हल करने का काम नहीं है, ये मेरे मालिक ने हल करना। अब उसका यकीन जितना मजबूत होता चला जाएगा, उसमें डिप्रेशन का कम इम्कान पैदा हो जाएगा। डिप्रेशन की एक और किस्म बड़ी अहम है, जिसको हम सेकेंडरी डिप्रेशन कहते हैं। सेकेंडरी डिप्रेशन से मुराद ये है कि प्राइमरीली उसको प्रॉब्लम कोई और है, लेकिन उस प्रॉब्लम के हल ना होने की वजह से वो अब डिप्रेशन में चला जा रहा है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक इंसान है, वो पैदाइशी उसको कोई ऐसे मसाइल हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है कि वो बेचारे उसके अपने जो एज मेट्स है वो चल फिर रहे हैं, वो चलने फिरने से कासिर है, वो दौड़ नहीं सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो नेचुरली वो सेकेंडरी डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि हमारा मुआशरा गिरे पड़े इंसान को सहारा नहीं देता। वो जैसे कहते हैं ना कि मजा तो जब है कि तो ताम ले साकी। तो वो मैं अच्छा एक मिसाल ये। दूसरा, जवानों के अंदर देखें, अगर कोई भी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं, तो ये डिप्रेशन की तरफ जाए। और जो फिजिकल एलिमेंट है, जैसे किसी को आज अचानक पता चले खुदा ना खास्ता उसको HIV है, एड्स हो गई है, तो ये काफी है डिप्रेशन। दूसरी बात ये है, उसको दुनिया अंधेर लगने लग जाएगी। किसी को अचानक आज पता चले कि जनाब उसको तो डायबिटीज हो गई है, और अब वो एकदम उसके तमाम नेगेटिव पहलुओं की तरफ सोचना शुरू कर देगा। किसी को पता चले कि डॉक्टर ने कहा भी ये तुम्हें ब्लड प्रेशर की मर्ज है और तुम्हें ये दवा सारी उम्र खानी है। किसी औरत को शादी के 10 साल बाद ये पता चले कि उसके औलाद होना मुमकिन नहीं है, ये सेकेंडरी डिप्रेशन की निशानी है। किसी के बेचारे के घर में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाए जो स्पेशल किड है, आप मुझे बताएं उस पूरी फैमिली के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन घर बार के लिए कितनी बड़ी सेकेंडरी डिप्रेशन डेवलप हो गई है। ये मतलब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। इसी तरह वो है जो चल फिर नहीं सकता, जैसे गंठिए का मर्ज है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। किसी को खुदा ना खास्ता पोस्ट ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम हो गया एक्सीडेंटल इंजरी के बाद, अब वो चलने फिरना उसके लिए दुश्वार हो गया, तो नेचुरली उसको डॉक्टर ने आज कह दिया कि यार ये चीज ठीक होना तुम्हारा जरा मुश्किल है, इसके लिए एफर्ट करके देख लेते हैं, मुमकिन है ठीक हो जाए लेकिन चांस कम है। तो जब डॉक्टर जो उसका इलाज करने वाला उसे कहता है कि चांस कम है, तो मुझे आप बताइए कि वो सेकेंडरी डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को खड़े करना है, ऐसे लोगों को हमने खड़े करना है। उसकी मिसाल मैं एक छोटी सी ये देता हूँ। जैसे किसी इंसान की टांग जरा कमजोर हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि यार ये आपको साथ में दर्द है, कहते हैं जी बहुत दर्द है। हम उसे पेन किलर देते हैं और उसके साथ उसको कहते हैं कि आप इसके मसल्स की एक्सरसाइज करें और इसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास जाके अपनी एक्सरसाइजेस करें। और इस दौरान आपको सपोर्ट के लिए हम ये एक लाठी दे देते हैं, एक आपको क्रचेस दे देते हैं, आप इसके सहारे से चले। जिस दिन आपकी ये टांग हो जाएगी मजबूत,
उस दिन आप ये क्रचेस छोड़ दीजिएगा। तो डिप्रेशन की जितनी दवाइयां, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे क्रचेस हैं, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगी, यस, लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगी। लेकिन इसके लिए आपका अंदर से मजबूत होना, आपका मोटिवेट होना, और एक फिनोमेना जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ थेरेपी, इसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। ओके, एक तो ये ना कि मैं आपसे कहना शुरू कर दूं रोजाना उठ के, देखें आप कल से बहुत फ्रेश हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह आपका खाना पीना बहुत अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आप माशाल्लाह आपकी नींद भी पूरी है, तो अब आपकी एक्टिविटी अच्छा है, कल से आप बेहतर चल रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप अपने आप को कहते हो सुबह उठ के कि मैं अब कल से बेहतर, मेरा अब खाना पीना बेहतर, ये मैं सेल्फ एश्योरेंस जनरली हो गई मेरी, ना कि आई एम गेटिंग हाँ, बेटर, सेल्फ एश्योरेंस। ये जो आप अपने ऑटो माइंड को सजेशन, कमांड देते हैं। जी जी जी, आपने अपने आप को समझाना है। और जो इंसान अपने आप को समझाने में कामयाब हो जाए, आप समझें उसको किसी बैरूनी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तो ये ऑटो सजेशन के साथ लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं, मोटिवेशन के साथ ठीक होना शुरू हो जाते हैं, और हम उस वक्त तक उन दवाओं की सपोर्ट देते हैं जिस दिन वो आके उठ के खड़ा होके कहता है डॉक्टर साहब अब मुझसे दवाइयां नहीं खाई जा रही। अब आप समझ जाएं वो बब्बर शेर बन चुका है। हाँ, लेकिन हम एकदम क्रचेस नहीं हटाते, हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करके हटाते चले जाते हैं, और एक दिन आके उसकी दवाइयां बंद हो जाती हैं और वो बंदा इस मुआशरे के अंदर एक आसान तरीके से अपना कार्य है जो सर अंजाम देने लगे। तो ये एक है। तो हमने यानी ये जान लेना है कि एक प्राइमरी डिप्रेशन है और एक सेकेंडरी डिप्रेशन है। प्राइमरी डिप्रेशन में जाते जाते आपसे ये भी बात कहना चाहूंगा, ये प्री डिस्पोजिशन, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। यानी अगर किसी के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामू, चचा, फूफी, खाला, इनके अंदर कोई पहले से प्रॉब्लम चला आ रहा है, तो आप समझे कि उनकी मिट्टी के अंदर ये है। यानी अगर एक वो अब्दुल्ला हुसैन ने एक नावल लिखा था उदास नस्लें, तो हमें कभी कभी याद आता है कि जब उनके बड़ों में ये मसला था, तो आप समझें कि इनकी मिट्टी में जल्द उदास होने की कैफियत पैदा हो जाती है। अगर बड़ों के अंदर बहुत ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिक्स थे, खुदा ना खास्ता, और डिसऑर्डर के लोग थे जो अपने आप को ग्रैंडियोसिटी में और बादशाह महसूस करते थे और ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड के थे, तो आप समझ जाए इनकी मिट्टी में ये मसला है। तो फिर वो एकदम से, कहना नहीं चाहिए, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करता, लेकिन हमारे अपने ही टीचर थे जो खुद जट थे, और वो कहा करते थे हम जट हैं। तो कहने का मकसद है कि मैं समझ गई आपने कितने अच्छे अंदाज से ये बात कह दी है। जी डॉक्टर साहब। नाजरीन, हमें फिर नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि इस पर लेकिन दो गाने का सराहते हैं, तो आप नेचुरली मजीद डेविएट होना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मुआशरा आपको कहते हैं कि नहीं भाई इस तरह गुजारा नहीं चलेगा, तो आप फिर खुद अपने आप को लिमिट करना शुरू कर देते। तो ये हमारा मुआशरा भी हमारा फैसला करता है। किताबों में सब कुछ नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं ना कि मैंने वो बड़ा एक अजीब सा शेर था, उसने कहा कि मैंने वो जमाने ने मुझको सिखलाया जो किताबों में दर्ज था ही नहीं। तो असल में किताबें तो चंद लोगों की सोच का, लेकिन जिंदगी उससे हटके, जिंदगी उससे हटके। हमारा प्रोफेशन अलग चीज है, हमारा इल्म और हुनर अलग चीज है, लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका हमारे जमाना सिखाता है हमें। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम सब गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हमारा मुआशरा चाहे तो हमें एक खूबसूरत शक्ल दे दे, और हमारा मुआशरा चाहे तो हमें मॉन्स्टर बना दे। बेशक डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। टाइम खत्म होने वाला है। आपके मैं बहुत थैंकफुल हूँ, इतनी मुफीद आपने गुफ्तगू की कि टाइम का पता ही नहीं चला। लास्ट में कुछ आप मैसेज देना चाहें तो प्लीज, माइक इज योर्स। तो आप कोई भी मैसेज दे दें हमारे देखने वालों को। मैसेज ये है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी और हमेशा मैं दिल में रखता हूँ। वो ये था कि वी आर व्हाट वी ईट, क्योंकि रमजान शरीफ के हवाले से भी हो जाएगा और हेल्दी हैबिट्स के हवाले से भी, क्योंकि हेल्दी हैबिट्स सारी होती हैं जिसमें हमारे फिजिकल भी हमने ख्याल रखना है, अपने स्लीप का भी ख्याल रखना है, एक्टिविटी का भी, सोचो वो अलग हो गया। लेकिन हम अगर सिर्फ अपने आप को देखें
तो मैं कहता हूं कि वी आर व्हाट वी ईट। और उसके साथ ही एक अजाफी बात ये है कि हमारी फालतू चर्बी हमारी नहीं होती। इसका मतलब है कि हम किसी का खा रहे हैं, अपना नहीं खा रहे। तो आज के बाद जो वाह चीज हमारे वाह। हाथ में है वो हमारा अपना हाथ है। हमें एग्जर्ट करने का मौका पता नहीं मिले कि ना मिले, हमें उस वक्त हमारे पास फालतू वक्त हो कि ना हो, मौके और वसाइल हो या ना हो, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, वो ये है कि हम खाने से पहले उस लुकमे को देख लें कि ये हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी। थैंक और यू एक सो और बात मच। जाते जाते, जी श्योर, जी जी। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि जब खाना जायका देने लग जाए और आपको लगे कि हाय इतना अच्छा खाना है, तो कहते बेटा वो आखिरी लुकमा होना चाहिए। आप देखिएगा जिंदगी में कभी आपको बीमारी जल्दी नहीं लगेगी। वाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू ममनून हूं सो मैं मच भी। डॉक्टर साहब। और मैं आपको जनूबी पंजाब से मैंने बुलाया, आई सैल्यूट जनूबी पंजाब के, माशाल्लाह इतने 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 लायक लोग इसने पैदा किए और हमें बड़ा मजा आया। और यकीनन हमारे मेरे वैसे जो बुजुर्ग थे ना, वो इंडिया से आए थे, फिरोजपुर से जी। तो वालिद साहब और वालदा दोनों हमारे इंडिया से आए थे, फिरोजपुर से, और वो लाहौर में आबाद हो गए थे। तो 1976 में मेरा एडमिशन हो गया था जी बहावलपुर। तो ठीक, दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड सिंस आई एम सर्विंग ओवर हियर। माशाल्लाह लेकिन आपकी मैंने कभी सर्विसेज महसूस नहीं ग्रेट, किया कि ग्रेट मैं आपकी छोटे सर्विसेज। इलाके में हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थैंक शुक्रिया आपका, थैंक थैंक यू यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू। सारे ही इलाके हमारे अपने हैं और गुरदासपुर भी, क्योंकि मेरे फोर फादर्स भी गुरदासपुर के हैं। अभी तो दिलों में हमसे अच्छा, मोहब्बत होनी चाहिए। और अभी आपका प्रोग्राम सारी दुनिया से लोग देखेंगे, इंडिया से भी देखेंगे, और कमेंटिंग जब वो करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। थैंक यू सो मच, आई एम ट्रूली ट्रूली ऑब्लाइज्ड, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की।